नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं वाई जी लॉ। मैं हूं आपका लॉ टीचर एकांश अग्रवाल। और आज हम पढ़ेंगे एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो एडमिसिबिलिटी होता क्या है? क्या नाम क्या बताया आपने? जी जगदीश त्यागी जी। जॉली जॉली कहते हैं मुझे। हाँ, कहाँ से एलएलबी की आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। तो वहां आपको किसी ने सिखाया नहीं कि कोर्ट के अंदर मीडिया रिपोर्ट को एडमिसिबल एविडेंस नहीं मानते हैं? तो जैसा कि हमने देखा, हर टाइप का एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट ऑफ लॉ में। तो आज यही पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एडमिसिबल होता है या नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का एक छोटा सा रिकैप करेंगे। फिर देखेंगे कि एडमिसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। और फिर एंड में ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपनी एडमिसिबिलिटी कहाँ से डिराइव करता है। तो व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सारी रिलेटेड प्रोविजन हमें गिवन है चैप्टर 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज ये बताता है कि ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिनको प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, उन्हें बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये तो हो गई बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन कि जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड कर दिए इंस्पेक्शन के लिए उनको बोल देंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पर डॉक्यूमेंट के कंटेंट क्या होते हैं? सेक्शन 3 के अंदर ही ये बता रखा है कि डॉक्यूमेंट इंक्लूड कोई भी मैटर एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स। किस लिए? फॉर पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। मतलब कि किसी भी डॉक्यूमेंट का जो मैटर है उसको किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लेटर्स ए बी सी डी क ख ग घ, फिगर्स, नंबर्स, मार्क्स, ब्लूप्रिंट्स, डायग्राम्स, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होएगा। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। तो उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए जब इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे उसे बोलेंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन 61 हमें बोलता है कि द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। तो इससे हमें पता चल गया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो टाइप का है, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। अब प्राइमरी एविडेंस फर्दर हमें दे रखा है सेक्शन 62 में, और सेकेंडरी एविडेंस फर्दर दे रखा है सेक्शन 63 में। तो प्राइमरी एविडेंस वो एविडेंस हो गया जो कि लॉ बोलेगा हमें पहले लाके दो, तभी तो उसका नाम प्राइमरी है। तो प्राइमरी एविडेंस इज एविडेंस विच द लॉ रिक्वायर्स टू बी गिवन फर्स्ट। सेक्शन 62 ये बताता है कि प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब एक डॉक्यूमेंट है मेरे और वाईजी सर के बीच में, मुझे वाईजी सर के अगेंस्ट से प्रूफ करनी है। तो उस डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए अगर मैं वही डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कागज लेके आ जाऊं कोर्ट के अंदर, तो वो हो जाएगा प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ ले आया क्योंकि मैं। सेक्शन 63 ये बताता है कि व्हाट कंस्टिट्यूट सेकेंडरी एविडेंस। अब नाम से पता चल रहा है कि सेकेंडरी एविडेंस विल बी दैट एविडेंस जो कि आप तब दोगे जब प्राइमरी एविडेंस ना दे सको। तभी प्राइमरी का नाम प्राइमरी है क्योंकि उसको पहले देना है। और सेकेंडरी का नाम सेकेंडरी क्योंकि वो तब दोगे जब प्राइमरी एविडेंस आपके पास अवेलेबल ही ना हो। अब सेकेंडरी एविडेंस के कंटेंट क्या होते हैं? तो सेकेंडरी एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स सर्टिफाइड कॉपीज, कॉपी मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेसेस एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपी। कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। क्या मतलब हुआ? मतलब कि जो डॉक्यूमेंट थी मेरे और वाईजी सर के बीच में, उसकी मैंने कॉपी बना ली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, तो वो सेकेंडरी एविडेंस आ गया। कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, इशूड है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सेकेंडरी एविडेंस में आ गया। अब फोर्थ पॉइंट, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट दम। काउंटर पार्ट क्या होता है? मान लो ये जो डॉक्यूमेंट, जो एग्रीमेंट है मेरे और वाईजी सर के बीच में, ये हमने अलग अलग एग्जीक्यूशन किया। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने एक पेपर के ऊपर लिखा है, वाईजी सर ने एक पेपर पे साइन किया हुआ है, तो वो दोनों पेपर हो गए एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स। तो जिस पार्टी ने वो एग्जीक्यूट नहीं किया है, आप उसके खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस के फॉर्म में वो काउंटर पार्ट दे सकते हो डॉक्यूमेंट का। फिफ्थ पॉइंट, ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट बाय पर्सन हु हैज सीन इट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कोई भी पर्सन जिसने डॉक्यूमेंट देखा है वो ओरल अकाउंट दे उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का, तो वो सेकेंडरी एविडेंस के अंदर माना जाएगा।
व्हाट इज एडमिसिबिलिटी? तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो हमें दे नहीं रखी है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, पर एडमिसिबिलिटी होता है प्रॉपर टू बी रिसीव्ड। एविडेंस की बात करूं तो एविडेंस तब एडमिसिबल होगा जब वो ऐसे नेचर का हो कि कोर्ट बाउंड हो जाए उसको रिसीव करने के लिए, या कोर्ट अलाउ करे उसे इंट्रोड्यूस होने के लिए। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एडमिसिबिलिटी रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट कि कोई भी एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, दैट इज एडमिसिबिलिटी। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी के अंदर। तो सिंपल सी चीज है, डिफरेंस इनका ये है कि रेलेवेंसी फैक्ट्स के बारे में बात करती है कि फैक्ट रेलेवेंट होगा या नहीं, और जो एविडेंस आप प्रोवाइड करोगे वो रेलेवेंट फैक्ट का है या नहीं है। और एडमिसिबिलिटी इस चीज के बारे में बात करती है कि जो मीन्स और मेथड, जो एविडेंस आप दे रहे हो उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, वो एविडेंस एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। हु डिटर्मिन्स इफ एविडेंस इज एडमिसिबल और नॉट? अब कोर्ट के माई बाप तो जज ही होते हैं, तो जज ही डिसाइड करेंगे अगर एविडेंस एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। तो जज डिसाइड्स वेदर एन एविडेंस विल बी एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट। किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? इस बेसिस पे कि जो भी फैक्ट वो एविडेंस प्रूव करना चाह रहा है वो फैक्ट केस के मुताबिक रेलेवेंट है या नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी अलग अलग चीजें हैं, तो ये रेलेवेंसी पे क्यों डिपेंड करता है? ये रेलेवेंसी पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि जजमेंट भी रेलेवेंसी पे डिपेंड करती है। प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 156 में लिखा है कि किसी भी केस की जजमेंट डिक्लेयर होगी रेलेवेंट फैक्ट और ड्यूली प्रूव्ड फैक्ट्स के बेसिस पे। तो अगर जजमेंट ही रेलेवेंट फैक्ट के बेसिस पे आएगी तो उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए जो आप एविडेंस दोगे उसकी रेलेवेंट, उसकी वैलिडिटी इसी चीज पे डिपेंड करेगी ना कि वो फैक्ट रेलेवेंट हो गया या नहीं। अगर फैक्ट ही रेलेवेंट नहीं है तो वो एडमिसिबल, चाहे चाहे वो एविडेंस एडमिसिबल हो या नहीं हो, उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। एडमिसिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस अपनी मेजर एडमिसिबिलिटी गेन करता है रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस से। रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस एक्सप्रेसली कहीं मेंशन नहीं है बेयर एक्ट में, पर सेक्शन 64 ये बोलता है कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन केसेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 65। वो बाद में बात करेंगे एक्सेप्शन की। पर इससे ये पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए सबसे पहले प्राइमरी एविडेंस ही देना है। और सिंस एडमिसिबिलिटी एक्सेप्टेंस के ऊपर की बात करती है किसी भी पीस ऑफ एविडेंस की, तो ये कहा जा सकता है कि ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसमें प्राइमरी एविडेंस इंक्लूड हो वो तब एडमिसिबल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में जब जज उसको एडमिसिबल माने एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द जज, प्रोवाइडेड कि जो फैक्ट वो प्रूव करना चाह रहे हैं, डिस्प्रूव करना चाह रहा है, वो रेलेवेंट है या नहीं है। जो हम एक्सेप्शन की बात कर रहे थे ऊपर, वो एक्सेप्शन के अंदर वो केसेस दे रखे हैं जहां पे सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइमरी एविडेंस, और उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में। एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन 65 कंडीशंस प्रोवाइड करता है सेकेंडरी एविडेंस के एडमिसिबल होने के लिए। कितने टाइप की कंडीशन है? 4 टाइप की कंडीशन है। पहली कंडीशन जहाँ पे हर टाइप का सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। जो हमने ऊपर टाइप्स पढ़े थे ना 5 तरीके के, इनमें आप किसी भी टाइप का सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। सेकंड कैटेगरी हुई जहाँ पे सिर्फ रिटन सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। थर्ड कैटेगरी जहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट था ना सर्टिफाइड कॉपीज, सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी एडमिसिबल होगी। और फोर्थ है अदर कंडीशन, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, कंडीशन वेयर एनी सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। तो जैसे कि हमने पढ़ा, सेकेंडरी एविडेंस तब दिया जाता है जब प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल ना हो। तो सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल भी तब होगा जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो। तो व्हेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज इन पोजेशन ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom इट इज sought टू बी प्रूव्ड, मतलब जिस पर्सन के अगेंस्ट आप डॉक्यूमेंट देना चाहते थे वो उसी की पोजेशन के अंदर है, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो दे ही नहीं सकते, तो उसके बदले में सेकेंडरी एविडेंस विल बी एडमिसिबल।
इन पोजेशन ऑफ पर्सन आउट ऑफ रीच ऑफ कोर्ट। अब कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती, कोई बाहर की कंट्री में है या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, इट इज नॉट पॉसिबल एंड ही इज आउट ऑफ रीच ऑफ द कोर्ट, तो इस पर्सन की पोजेशन के अंदर अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा तो अवेलेबल नहीं हो सकता, इसलिए सेकेंडरी एविडेंस विल बी एडमिसिबल। इफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, और इफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल फॉर रीजन अदर देन द डिफॉल्ट और नेग्लेक्ट ऑफ पार्टी जो कि उस एविडेंस को प्रोवाइड करना चाहती है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, या फिर किसी भी ऐसे नेचर का वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो जो कि इजीली मूवेबल ना हो, तो वो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इन सब रीजंस की वजह से एनी सेकेंडरी एविडेंस विल बी एडमिसेबल। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे। तो सेकंड कैटेगरी में था सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल व्हेन इट इज इन रिटन। तो जब जिस पर्सन के अगेंस्ट आप एविडेंस देना चाहते हो, अगर वो एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रिटन में प्रूव कर दे, तो आप उसके बदले में सेकेंडरी रिटन एविडेंस दे सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे जो डॉक्यूमेंट मेरे और वाईजी सर के बीच में एग्जीक्यूट हुआ था, वहां पे वाईजी सर ने कोर्ट के अंदर एडमिट कर लिया उसकी एग्जिस्टेंट, कंडीशन और कंटेंट इन रिटन, तो मुझे उसके बदले में सेकेंडरी एविडेंस इन राइटिंग देने का अधिकार है, दैट विल बी एडमिसिबल इन कोर्ट। सर्टिफाइड कॉपीज। तो सर्टिफाइड कॉपीज तब दे सकते हैं जब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट हो विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74। अब सेक्शन 74 में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसके लिए सेक्शन 74 का लेक्चर देखिएगा। और व्हेन द ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ विच अ सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय दिस एक्ट और एनी अदर लॉ इन फोर्स। मतलब कि ओरिजिनल कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसकी सर्टिफाइड कॉपी परमिटेड है, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी को आप एज सेकेंडरी एविडेंस यूज कर सकते हो। लास्ट अदर कंडीशन के अंदर आएगा कि जब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि स्किल्ड है एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में, वो एक जनरल रिजल्ट दे उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद। सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई स्क्रूटिनी पर्सन है जिसने हमारी वाईजी सर की डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनाइज किया और उसने एक जनरल रिजल्ट दिया, उसके बाद उसने बताया कि इस डॉक्यूमेंट के ये कंटेंट है, इनका ये मतलब है, तो उसका जो जनरल रिजल्ट होगा उसको हम एज सेकेंडरी एविडेंस यूज कर सकते हैं। अब ये हमने देख लिया कि प्राइमरी एविडेंस कहाँ से डिराइव करता है अपनी एडमिसिबिलिटी, और सेकेंडरी एविडेंस कहाँ से डिराइव करता है। फटाफट से जल्दी से एक बारी समराइज कर लेते हैं पूरे लेक्चर को। सबसे पहले, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज कंसर्न्ड विद वेदर द गिवन एविडेंस इज एक्सेप्टेबल और नॉट। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पढ़ा हमने, दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एविडेंस तब एडमिसिबल होता है जब कोर्ट के अंदर जो जज है वो उनकी डिस्क्रिशन पे डिपेंड करे, जब वो अलाउ कर दे। किस बेसिस पे अलाउ करेंगे कि जो फैक्ट वो प्रूव करना चाह रहा है या डिसप्रूव करना चाह रहा है वो रेलेवेंट होगा या नहीं। और सेकेंडरी एविडेंस 5 टाइप के होते हैं और उसके लिए कंडीशंस एग्जिस्ट करती है एडमिसिबल होने के लिए। वो कंडीशन कहाँ गिवन है, वो सेक्शन 65 में गिवन है एक्ट के, जो कि हमने इससे जस्ट पहले पढ़ी है। तो that is admissibility of documentary evidence. Thank you for watching the lecture. Please like, share and subscribe करना मत भूलना. Thank you. Good night. शब्बा खैर.